नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर संकुलन दक्षता के बारे में पढ़ा और हमने संकुलन दक्षता के साथ साथ सिंपल प्रकार के जो क्रिस्टल जालक हैं जिनमें सिंपल प्रकार की यूनिट सेल का निर्माण होता है, उन क्रिस्टलों के लिए या उस प्रकार की इकाई कोशिका के लिए संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता यानी पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन की। उसके बाद हमने काय केंद्रित घनीय प्रकार की जो इकाई कोशिका यानी बीसीसी टाइप की जो यूनिट सेल हैं उनके लिए अपन ने संकुलन क्षमता की कैलकुलेशन की और अपन ने संकुलन दक्षता को या संकुलन क्षमता को निम्न प्रकार परिभाषित किया था। संकुलन क्षमता का मतलब यह था कि अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा इकाई कोशिका का कुल आयतन इंटू 100। इस रूप में अपन ने संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन किया था। यहाँ अगर इकाई कोशिका के आयतन को अपन कुल आयतन को अपन इकाई मान लें तो संकुलन दक्षता यानी पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन बन जाती है। और डेफिनेशन क्या बनती है कि किसी इकाई कोशिका के कुल आयतन का जितना आयतन फंडामेंटल पार्टिकल कवर करते हैं उस आयतन को अपन बोल देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन क्षमता। और अपन ने दो प्रकार की यूनिट सेल के लिए संकुलन क्षमता की कैलकुलेशन कर ली थी। एक अपन ने कर ली थी सिंपल प्रकार की यूनिट सेल के लिए, जो कितनी आई थी अपनी सिंपल टाइप की यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का जो मान आया था वो आया था अपना 52.4%। दैट मीन्स इकाई कोशिका के कुल आयतन का 52.4% आयतन अवयवी कण कंपोनेंट पार्टिकल कवर कर लेते हैं, घेर लेते हैं। दूसरा अपन ने निकाला था बीसीसी टाइप की जो यूनिट सेल हैं, यूनिट सेल के लिए अपन ने पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन की थी और बीसीसी टाइप के क्रिस्टल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी अपनी 68%। दैट मीन्स इकाई कोशिका के कुल आयतन का 68% जो वॉल्यूम है उसको फंडामेंटल पार्टिकल या कंपोनेंट पार्टिकल कवर कर लेते हैं। बाकी का जो भाग है वो वैकेंट स्पेस के रूप में रह जाता है। आज हम एफसीसी यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे और एफसीसी यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन क्षमता की या संकुलन दक्षता की गणना करेंगे। तो अपनी अगली जो हेडिंग है या जो आज का टॉपिक है अपना वो है एफसीसी इकाई कोशिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना। तीसरा है अपना, इससे पहले अपन ने दो पढ़ लिए, सिंपल के लिए और बीसीसी के लिए। तीसरा अपना फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका के लिए संकुलन क्षमता की या संकुलन दक्षता की गणना। अब सबसे पहला काम ये है हमारा कि अपन एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसका फॉर्मेशन करें। और एफसीसी यूनिट सेल में अपने को पता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्यूब के कॉर्नर पर और कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर में भी स्थित होते हैं। तो अपन कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोनों पर अपन ने एक एक कंपोनेंट पार्टिकल को रख दिया। और एक घन के एक क्यूब के 6 फेस होते हैं तो अपन प्रत्येक फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल को रख देते हैं। ऊपर वाले फेस के सेंटर में, नीचे वाले फेस के सेंटर में, इस तरफ वाले फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, एक सामने वाला फेस है उसके सेंटर में और एक पीछे वाला फेस है उसके सेंटर में। ये एफसीसी यूनिट सेल होगी। इस एफसीसी यूनिट
यूनिट सेल के अंदर अपने को ये देखने को मिल रहा है कि ये जो ऊपर वाला फेस है इतना, इस फेस को अगर मैं अलग से डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये फेस कुछ इस प्रकार है। ये जो बीच वाला पार्टिकल है ये यूं है, ये कॉर्नर वाला इस तरफ वाला है, ये यूं लगा हुआ है। ये जो ये मतलब ये पॉइंट, अगर इसमें इसे मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, इससे बी पॉइंट दे देता हूँ और इसे सी पॉइंट दे देता हूँ, तो ये इस प्रकार से कुछ अरेंज है। मैं ऊपर वाला पूरा ही फेस बना रहा हूँ। ये बीच वाला पार्टिकल हो गया ये, और यहाँ ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ पर पॉइंट हो गया बी, और एक पार्टिकल यहाँ पर स्थित, एक पार्टिकल यहाँ पर स्थित। इस प्रकार ये 4 पार्टिकल हैं। और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं अपन सी। और ये जो बीच वाला पार्टिकल है, ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर वाले चारों पार्टिकल के कांटेक्ट में, इन चारों कणों को स्पर्श करता है। लेकिन जब अपन एक त्रिविमीय संरचना को द्विविमीय बोर्ड पर बनाते हैं तो अपन इनको स्पर्श कराते हुए नहीं दिखा पाते हैं। तो मैंने ऊपर वाले फेस को अलग से बना दिया है। ऊपर वाले फेस की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की है, यानी बीच वाला पार्टिकल इन फलक के केंद्र में, यानी ये फलक हो गया आपका, और इस फलक के केंद्र में जो पार्टिकल है, यह पार्टिकल कॉर्नर पर स्थित चारों कोणों को स्पर्श करता है। अब इस फेस को देखने से अपने को यह लग रहा है कि ये जो ए और बी के बीच की जो दूरी है, ये एक गोला है, स्फीयर है, और ये जो दूरी है ये इसका व्यास होगा, ये इसका डायमीटर हो गया। और ये जो दूरी है केंद्र से लेकर इसकी सरफेस तक की जो डिस्टेंस है ये r के बराबर हुई, इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। अपन ये मान लें कि कण की जो त्रिज्या है वो अपन शुरू से ये मानते आए कि गोले की यानी स्फीयर की या ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है, r है। अगर गोले की त्रिज्या r है तो यहां से लेकर इस सेंटर से लेकर यहां परिधि तक की जो दूरी है वो r हो गई। यहां से लेकर इस बीच वाले गोले की ये जो डिस्टेंस है, बीच वाली डिस्टेंस, ये हो गई 2r, और ये जो डिस्टेंस है ये फिर से कितनी हो गई, r। इसका मतलब है कि a और b के बीच की जो कुल दूरी है वो कितनी हो गई, 4r के इक्वल हो गई। और ये बन गया एक समकोण त्रिभुज a, b और c। अब अपन समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय की जो कंडीशन है वो लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी के लिए शर्त क्या है, ये भुजा ए बी जो कि कर्ण है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और अपन ये भी मानते रहे, पिछली कैलकुलेशन में अपन ने देखा कि घन की एक भुजा को अपन ने कितना माना, ए माना, अपन ए अज्यूम करके चल रहे हैं। अब ए और बी की जो वैल्यू है, चूंकि ए बी इज इक्वल टू 4r, जो कि अपन डायग्रामेटिक बता रहे हैं कि ए और बी किसके बराबर है, 4r के इक्वल है। और ए सी, ए और सी यानी ए और सी, ये जो डिस्टेंस है जो अपन यहाँ देख रहे हैं, ए सी बी घन की एक भुजा है जो किसके बराबर है, ए के बराबर है। और बी और सी भी घन की एक भुजा है जो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो अपन ए की, ए सी की जगह ए सी की वैल्यू रख देंगे, बी सी की जगह बी सी का मान रख देंगे। ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, यानी ये दोनों ही क्या है, घन की भुजा है। अब अपन इस समीकरण में, इस समीकरण के अंदर ए बी, ए सी और बी सी की वैल्यू रख देते हैं। ए बी इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर, ए सी ए का स्क्वायर और ये भी ए का स्क्वायर, ये हो गया 2a का स्क्वायर। या फिर अपन यूं कहें, अपन यहां से a की वैल्यू निकालें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर
अपॉन 2, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं a इज इक्वल टू 4r बट्टा अंडर रूट 2। a की वैल्यू आ गई। अब संकुलन क्षमता की डेफिनेशन क्या थी? संकुलन क्षमता की डेफिनेशन ये थी कि अवयवी कणों द्वारा घेरे गए कुल आयतन में इकाई कोशिका के कुल आयतन का यदि अपन भाग लगा दें, डिवाइड कर दें, तो संकुलन क्षमता यानी पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है। अपने पास घन की एक भुजा आ गई, और जब घन की एक भुजा आ गई तो अपन घन का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि घन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और अपन ये मान रहे हैं कि घन जो है वो सिमेट्रिक घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही कितनी मानी अपन ने? a मान रखी है अपन ने। अब अपन इकाई कोशिका का आयतन निकाल लेते हैं। अब अपन निकाल लेते हैं FCC यूनिट सेल का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया? इज इक्वल टू a की क्यूब, और a की वैल्यू आपके पास ये रही। तो आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ये आ गया 4r अंडर रूट होल क्यूब। इसे अपन लगा दें समीकरण 2। अब नेक्स्ट अपने को यह पता है कि FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, क्योंकि हमने हमारे पिछले वीडियो में यूनिट सेल के अंदर उपस्थित कणों की संख्या की गणना की। उसमें अपन ने FCC में भी कणों की संख्या का पता लगाया। हमें यह पता है कि कॉर्नर पर स्थित जो पार्टिकल है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 के बराबर होता है, और फेस के मिड में जो फेस के सेंटर में जो पार्टिकल स्थित होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 के बराबर होता है। इस प्रकार FCC यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आए हमारे? 4 आए, क्योंकि FCC इकाई कोशिका में उपस्थित कणों की कुल संख्या बराबर 4 पार्टिकल। और अपने को यह भी पता है कि एक कण का आयतन होता है 4/3 पाई r की क्यूब। तो 4 कणों का आयतन कितना हो गया? अतः सभी या चारों कणों का आयतन इज इक्वल टू 4 × 4/3 पाई r की क्यूब। इसे लगा देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। अब संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या अपना? संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अवयवी कणों का कुल आयतन, अवयवी कणों का कुल आयतन बटा इकाई कोशिका का कुल आयतन इकाई कोशिका का कुल आयतन गुणा 100। अवयवी कणों का कुल आयतन ये रहा आपके पास, इकाई कोशिका का कुल आयतन ये रहा आपके पास। दोनों के वैल्यू इसमें रख करके अपन पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी P E इज इक्वल टू इकाई को अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन हो गया आपका 4 × 4/3 पाई r की क्यूब इंटू इकाई कोशिका का आयतन हो गया 4r का क्यूब और √2 का होल क्यूब इंटू 100। जब आप इसको सरल करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 70%।
इसका मतलब एफसीसी यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता का जो मान प्राप्त होता है अपने को, वो आता है 74%। इसका मतलब ये हो गया कि एफसीसी जो क्रिस्टल जालक हैं या एफसीसी प्रकार के जितने भी यूनिट सेल हैं, जितने भी क्रिस्टल ऐसे हैं जिनमें एफसीसी प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती है, उन क्रिस्टलों का जो पैकिंग फ्रैक्शन है, जो संकुलन दक्षता है उनकी, वो होती है 74%। इसका मतलब क्रिस्टल के कुल आयतन का 74% आयतन अवयवीकरण घेर लेते हैं, बाकी का जो आयतन है वो अंतरावकाशों के रूप में यानी इंटरस्टिशियल स्पेस यानी वैकेंट स्पेस के रूप में रह जाता है। तो इस प्रकार एफसीसी यूनिट सेल के लिए अपन ने संकुलन दक्षता की पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन की, जो कि कितनी प्राप्त होती है अपने को 74% प्राप्त होती है। अब इसके साथ साथ अपन एक बात और याद रखेंगे, अपन ने जब क्लोज पैकिंग की थी, अपन ने जब निबिड़ संकुलन किया था, तो अपन ने षटकोणीय जो द्विविमीय परतें थी, उन षटकोणीय द्विविमीय परतों से दो प्रकार के त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किए थे। जब अपन ने एक तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन से द्विविमीय जो परतें थी षटकोणीय, उनसे अपन ने दो प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किया। एक तो अपन ने किया था HCP प्रकार का, यानी एक तो किया था अपन ने हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, HCP, और दूसरा टाइप अपन ने किया था CCP। इस CCP प्रकार की यानी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, इसके अंदर जो मूल यूनिट सेल बनती है वो बनती है FCC प्रकार की। और FCC के लिए अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन की थी, लेकिन अपन ने इन दोनों के अंदर कुछ सेम बातें देखी थी। वो सेम बातें क्या थी? FCC क्रिस्टल के लिए या FCC टाइप के जितने भी यूनिट सेल हैं या FCC टाइप के जितने भी क्रिस्टल हैं, उन क्रिस्टलों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 12। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी? पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कितना था? 74%। HCP प्रकार के जितने भी लेटिस हैं, जितने भी जालक हैं, क्रिस्टल जालक हैं, उनमें भी अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था 12। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर भी अपन ने कितनी मानी या कितनी होती है? 74%। इसका मतलब ये है कि अपन ने FCC क्रिस्टल जालक की जब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने FCC और CCP तो खैर एक ही चीज है। जब अपन FCC की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने HCP की भी निकाल ली। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि HCP क्रिस्टल जालक यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल जालक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन कीजिए, तो अपन इसी प्रकार की कैलकुलेशन इन्हें FCC वाली कैलकुलेशन से निकाल के आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर और दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर समान है और दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या होती है? समान होती है। तो इनके लिए अपने को अलग अलग कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एग्जाम में यूं आ जाए कि HCP के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, तो भी अपन यही कैलकुलेशन करेंगे। यदि एग्जाम में ये आ जाए कि CCP के लिए निकालो, तो भी अपन यही कैलकुलेशन करेंगे। यदि एग्जाम में आ जाए कि FCC यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करो, तो भी अपन इसी कैलकुलेशन से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल करके दिखा देंगे, और जो कि कितना प्राप्त होता है अपने को? 74% यानी 74% पैकिंग एफिशिएंसी प्राप्त होती है। तो ये हो गया अपना पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता। अगला टॉपिक है अपना इकाई कोशिका का घनत्व। एक बार मैं इनको सबको समराइज कर देता हूं जिन संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता जो पढ़ी है हमने, पैकिंग एफिशिएंसी जो पढ़ी है हमने, वो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब तो आपको पता है। पैकिंग एफिशिएंसी दैट मीन्स कणों का कुल आयतन यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, कणों का कुल आयतन
बटा इकाई कोशिका का कुल आयतन, इकाई कोशिका का कुल आयतन इंटू 100, इतना आता है। अब अपन ने पैकिंग फ्रैक्शन किस किस के लिए निकाला? अपन ने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था सिंपल यूनिट सेल के लिए, जो कि कितना प्राप्त हुआ अपने को 52.4%। दूसरा अपन ने निकाला बीसीसी प्रकार के यूनिट सेल के लिए, जो कि अपने को कितना प्राप्त हुआ 68%। तीसरा अपन ने निकाला एफसीसी के लिए, जो कि अपने को कितना प्राप्त हुआ 74% एफसीसी, और इसे सीसीपी भी बोलते हैं। और चौथा है एक और यूनिट सेल अपनी ईसीसी प्रकार की। बीसीसी यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्राप्त होते हैं अपने पास 2। इसी प्रकार ईसीसी यूनिट सेल के लिए भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्राप्त होती हैं, यानी एक इकाई कोशिका में, यहाँ भी बीसीसी में भी एक इकाई कोशिका में 2 अवयवी कण है, 2 कंपोनेंट पार्टिकल है। और ईसीसी टाइप की जो यूनिट सेल है एंड सेंटर्ड, वहां पर भी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्राप्त होती है अपने 2 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जितनी एफिशिएंसी बीसीसी की है उतनी ही एफिशिएंसी किसकी है ईसीसी टाइप की यूनिट सेल की है। तो यहाँ भी पैकिंग फ्रैक्शन 68% ही प्राप्त होता है। और एक और है आपकी एचसीपी के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ एफसीसी का कितना था, एफसीसी जालक का, एफसीसी जो व्यवस्था निबिड़ संकुलन किया अपन ने, तो अपने को पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 प्राप्त होता है। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। तो जितनी पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की होती है उतनी ही पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है एचसीपी की होती है। तो एचसीपी के लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एफसीसी के लिए या सीसीपी के लिए या फिर एचसीपी क्रिस्टल के लिए, एचसीपी इकाई के लिए, इकाई कोशिका के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करो, तो अपन सामान्य एफसीसी वाली कैलकुलेशन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जितना पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी का होता है उतना ही पैकिंग फ्रैक्शन किसका होता है एचसीपी यूनिट सेल का भी होता है। इस प्रकार ये हो गया अपना संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी। अगला टॉपिक है अपना इकाई कोशिका का घनत्व। घनत्व दैट मीन्स डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब है कि कम आयतन में या एक निश्चित आयतन में जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है किसी पदार्थ का, उसका घनत्व भी उतना ही ज्यादा होता है। हमने कक्षा 10, कक्षा 11 और अब कक्षा 12 में भी अपन पढ़ रहे हैं और अपन पढ़ते आए हैं कि डेंसिटी जो है घनत्व है, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं अपन, उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन द्रव्यमान यानी मास बट्टा आयतन वॉल्यूम। तो अपन जब डेंसिटी को डिफाइन करते हैं तो इस वॉल्यूम को यूनिट मान लेते हैं, और जब वॉल्यूम को यूनिट कर दिया अपन ने तो जो मास है वो किसके इक्वल हो जाता है डेंसिटी के इक्वल हो जाता है। तो अपन डिफाइन जब करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित जो मास है उसी को अपन क्या बोलते हैं डेंसिटी बोलते हैं। यानी इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के घनत्व को ही उसका द्रव्यमान, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के द्रव्यमान को उसका घनत्व बोल देते हैं अपन। अपने को यहाँ इकाई कोशिका की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब इकाई कोशिका की डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें यह पता है कि हमारे इस चैप्टर में जो इकाई कोशिकाएं हैं वो अवयवी कणों से मिलकर बनी हुई है, और अवयवी कणों को अपन ने ठोस गोला मान रखा है। और हमारे अवयवी कण कौन है? अवयवी कण अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अपन ये माने कि हमारे पास एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल है, और मैं ये कहूं कि इस यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एक सोडियम एटम उपस्थित है। यानी यहाँ पर भी सोडियम है, कुछ भी हो सकता है, सोडियम क्लोरीन भी हो सकता है, अन्य अदर कोई एटम हो सकता है।
कोई आयन हो सकता है। अपन ने माने कि ये है Na+ धन आयन है, अपन मान सकते हैं, मानने का क्या है, अपन कुछ भी मान सकते हैं। Na+, सब जगह Na+ है, ये हो गई बात। अब इस अवयवी कण का, इस कंपोनेंट पार्टिकल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? जैसे सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मतलब कितना हो गया मोलर द्रव्यमान सोडियम परमाणु का? अपन ने कक्षा 11 में खूब पढ़ा इनके बारे में। सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 23 ग्राम प्रति मोल, ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। लेकिन मोलर द्रव्यमान का मतलब है न कि एक पार्टिकल का। जब अपन 23 ग्राम प्रति मोल लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोडियम के एक पार्टिकल का द्रव्यमान है। ये सोडियम के 1 मोल पार्टिकल का द्रव्यमान है, और 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.023 × 10⁻23 इतने पार्टिकल्स का, इतने सोडियम परमाणुओं का द्रव्यमान है ये, न कि एक सोडियम परमाणु का। अब अपने को निकालना है एक सोडियम का, तो अपन एक सोडियम का द्रव्यमान कैसे निकालें? अपने को तो एक का चाहिए, ज्यादा का निकालना ही नहीं है अपने को। अपन ये माने इकाई कोशिका का निर्माण करने वाले किसी अवयवी कण का मोलर द्रव्यमान बराबर m मान लेते हैं। अपन ये मान लेते हैं कि एक फंडामेंटल पार्टिकल या कंपोनेंट पार्टिकल जो यूनिट सेल का निर्माण कर रहा है, उसका मोलर द्रव्यमान अपन ने कितना मान लिया? m मान लिया। तो अगर मोलर द्रव्यमान m है, इसका मतलब ये तो 1 मोल का द्रव्यमान है, और 1 मोल का मतलब है अवोगाद्रो संख्या के बराबर पार्टिकल हो गए, तो 6.023 × 10⁻23 इतने कणों का द्रव्यमान है। लेकिन अपने को तो एक कण का द्रव्यमान चाहिए, अतः एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान जैसे 6.023 × 10⁻23 इतने कणों का द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान। तो इतने कणों का द्रव्यमान अपन ने मान लिया m, तो एक कण का द्रव्यमान हो गया m बटा ये संख्या, और इस संख्या को बोलते हैं अपन Na यानी अवोगाद्रो नंबर। तो एक कण का द्रव्यमान हो गया मोलर द्रव्यमान बट्टे Na, ये एक कण का द्रव्यमान हो गया। एक कण का द्रव्यमान कितना हो गया? अपन ने ये मान लिया कि कोई इकाई कोशिका का निर्माण करने वाला जो भी अवयवी कण है, चाहे अणु है, परमाणु है, कुछ भी है, उसका मोलर द्रव्यमान अपन ने मान लिया कि m है। वो m कुछ भी हो सकता है। जैसे अपनी इकाई कोशिका का निर्माण सोडियम परमाणु कर रहा है, तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना? m, और m की वैल्यू सोडियम के लिए कितनी हो जाती? 23 हो जाती। तो कुछ भी हो सकता है। एक कण का द्रव्यमान निकालना है तो मोलर द्रव्यमान के अंदर अवोगाद्रो संख्या का क्या लगा दिया जाता है? भाग लगा दिया जाता है। ये हो गया एक कण का द्रव्यमान। माना इकाई कोशिका में उपस्थित कणों की कुल संख्या बराबर z मान लेते हैं अपन, और वो अलग अलग इकाई कोशिकाओं में अलग अलग हो जाती है। जैसे सिंपल यूनिट सेल में z का मान 1 आएगा, BCC के अंदर z का मान 2 आएगा, और FCC के अंदर z का मान कितना आएगा? 4 आएगा। अलग अलग इकाई कोशिकाओं के लिए अलग अलग आएगा। तो ये हो गया
कणों की कुल संख्या अपन ने कितनी मान ली, z मान ली। ये भी मान लेते हैं साथ में। अगर और साथ में ये अगर कणों की संख्या कुल z है, एक कण का द्रव्यमान इतना है, तो z कणों का द्रव्यमान कितना हो गया। अतः z कणों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, एक का इतना है तो z का z इंटू एम अपॉन एन ए। ये तो हो गया कुल द्रव्यमान, ये तो कुल द्रव्यमान हो गया। अब अपन ये मान ले कि माना इकाई कोशिका का आयतन या इकाई कोशिका की एक भुजा की लंबाई बराबर a। अगर एक भुजा की लंबाई a है तो फिर इकाई कोशिका का आयतन कितना हो गया, इकाई कोशिका का आयतन कितना हो गया, आयतन a की क्यूब। इकाई कोशिका का आयतन इतना हो गया, इकाई कोशिका में उपस्थित z कणों का कुल द्रव्यमान हो गया z इंटू एम अपॉन एन ए। तो इकाई कोशिका का घनत्व है, अतः इकाई कोशिका का घनत्व डेंसिटी इज इक्वल टू कुल द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान है z इंटू एम अपॉन एन ए और आयतन कितना है a की क्यूब। ये हो गया इकाई कोशिका का कुल, इकाई कोशिका का घनत्व है। और इसका मात्रक ये हो गया ग्राम प्रति घन सेमी। वो डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू किस प्रकार दी गई, लेकिन अपना जो मोलर द्रव्यमान है वो ग्राम में होता है। एक कण का द्रव्यमान भी ग्राम में आएगा अपने पास। तो अगर ग्राम में आता है तो नीचे जो a की वैल्यू दी गई है भुजा की, जो भुजा का जो मान दिया गया है वो जिस भी वैल्यू में दिया गया हो अपने को उसको ग्राम में सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। जैसे a की वैल्यू अगर आपको दी गई, जैसे पिकोमीटर में दी गई है, एक पिकोमीटर दी गई है, तो आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है। एक पिकोमीटर दैट मीन्स 10 की घात माइनस 12 मीटर, इसको कन्वर्ट कर लेना है। और मीटर को फिर बदल लेना आपको सेंटीमीटर में। एक मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दैट मीन्स 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर a इज इक्वल टू आपको दिया गया है 1 अंगस्ट्रम, ये रिलेशन भी आपस में, ये तो केवल बताने समझाने के लिए बताया गया है कि a अगर 1 पिकोमीटर दिया जाए तो उसको अपन इस प्रकार से चेंज करेंगे। a का मान यदि 1 अंगस्ट्रम दिया जाए तो अपन उसको इस प्रकार से चेंज करेंगे। 1 अंगस्ट्रम दैट मीन्स 10 की घात माइनस 10 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर दैट मीन्स 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। इनको चेंज कर लेंगे अपन। तो a की वैल्यू पिकोमीटर में भी दी जा सकती है, अंगस्ट्रम में भी दी जा सकती है, मीटर में भी दी जा सकती है, लेकिन जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपन उनको सरल करके किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। और वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि डेंसिटी जो है ग्राम प्रति पिकोमीटर में निकालो, घन प्रति घन पिकोमीटर में निकालो, तो अपने को घन पिकोमीटर में निकालनी पड़ेगी। और लेकिन ज्यादातर केस में क्या है कि ग्राम के साथ अपन सेंटीमीटर काम में लेंगे, क्योंकि एक आप पढ़ते हो CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, तो सेंटीमीटर के साथ अपन ग्राम या फिर ग्राम के साथ अपन सेंटीमीटर यूनिट को एक काम में लेते हैं। तो ये हो गया इसका डेंसिटी का फॉर्मूला। और ये दो रिलेशन है, ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब भी डेंसिटी का कोई न्यूमेरिकल आता है या जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो अपने को कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए अपने को दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि एक 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और इनको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये यूनिट या ये जो वैल्यू है ये इनकी बन जाएगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला हमें ये याद रखना है
आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप वही पैटर्न कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे टाइप करके भेज दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।